साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेफड़ों में पाई जाने वाली हमारी जो वायु कुपिकाएँ हैं, जिनको हम एल्वियोलाई भी कहते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है और वो किस तरह से गैसों का आदान प्रदान करती है। तो इससे पिछले वाले जो वीडियो थे उसमें हमने एक रेस्पिरेटरी ट्रीज पढ़ा था, श्वसनीय वृक्ष पढ़ा था। तो हमने उसमें ये पढ़ा था किस तरह से वो बटा हुआ था। देखो, श्वास नली बटी होती है दो श्वसनी में। ये श्वसनी बटी होती है प्राथमिक श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी बटी होती है द्वितीयक श्वसनी में, द्वितीयक श्वसनी बटी होती है तृतीयक श्वसनी में। तो ये हमने पढ़ा था। और तृतीयक श्वसनी फिर विभिन्न प्रकार की जो श्वसनिकाएँ थी, उन श्वसनिकाओं में बटी हुई थी, श्वसनिकाओं में। और श्वसनिका लास्ट में बटी हुई थी जो अंतस्थ अंतिम श्वसनिका थी, उसके अंदर, इसके अंदर कोई तरह की कार्टिलेज नहीं थे। और ये जो अंतिम श्वसनिका थी, ये फिर हमारी जो कुपिकीय नलिका, जो जिसको अपना एल्वियोलाई डक्ट कहा था, कुपिकीय नलिका के अंदर बटी हुई थी। और कुपिकीय नलिका फिर हमारी वायु कुपिकाओं में जाकर खुलती है। वायु कुपिका जिसको हम कह रहे हैं एल्वियोलाई। तो इस तरह से ये वो जगह है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। वायु जब ऑक्सीजन श्वास नली से होती हुई श्वसनी, फिर प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, श्वसनिकाओं, अंतिम श्वसनिका, फिर कुपिकीय नलिका से होती हुई वायु कुपिकाओं में प्रवेश करती है। यथार्थ ट्रेकिया, फिर ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। तो इस तरह से हमारी जो हवा है वो इस तरह से एक इसका मार्ग बना हुआ है। तो अंतिम वो स्थान है वायु कुपिकाएँ, और वो महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान या गैसों का विनिमय होता है। तो आज हम इसी वीडियो की चर्चा करेंगे और इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे, आखिर वायु कुपिकाएँ की झिल्ली की संरचना कैसी होती है और ये कितनी कितनी संख्या में होती है। तो हमारी जो वायु कुपिकाएँ होती है, वायु कुपिकाएँ होती है, ये हमारे लंग्स की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यही हमारे मुख्य रूप से फेफड़े निर्मित करती है, और काम भी वही जो क्रिया करती है गैसों के आदान प्रदान की, वो यही वायु कुपिकाएँ करती है। एक फेफड़े में, एक लंग में लगभग 30 करोड़ एल्वियोलाई होती है। 30 करोड़, तो टोटल हो गई लगभग 60 करोड़ एल्वियोलाई। तो कितनी संख्या में एल्वियोलाई, 60 करोड़ एल्वियोलाई हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर पाई जाती है, जो गैसों का आदान प्रदान करने का काम करती है। अगर इनको हम कहेंगे ये पहले जैसी संरचनाएं होती है, इस तरह से, ये इस तरह से पहले जैसी संरचनाएं हैं। अगर हम इनको फैलाएं और इनका क्षेत्रफल मापें, तो इनका जो आंतरिक क्षेत्रफल है, आंतरिक क्षेत्रफल, वो लगभग 100 वर्ग मीटर। अगर हम एल्वियोलाई को फैलाएं और इनका आंतरिक क्षेत्रफल मापें, लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के लगभग ये होता है। तो इनका आंतरिक क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैल जाती है। अब बात ये कि ये जो एल्वियोलाई है, इसकी झिल्ली में ही आखिर ये क्या है। तो होता क्या है कि जो जैसे हमारी एल्वियोलाई है, मान लीजिए ये है, तो इसकी ये जो झिल्ली है, और इसके पास ही हमारी जो रक्त केशिकाएँ होती है उसका जाल पाया जाता है। ये रक्त केशिकाएँ हैं, ये देखिए, और ये हमारी है एल्वियोलाई की ये भित्ति। तो इस तरह से अपन इसको देखें, तो इसके होता क्या है कि ये जो पोर्शन है, ये इसको हम कहते हैं श्वसन झिल्ली। कि हमारी जो गैसों का आदान प्रदान है वो श्वसन झिल्ली, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इस श्वसन झिल्ली के द्वारा
अर्थात जो एल्यूलाई में श्वसन झिल्ली पाई जाती है और इसी के द्वारा गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनका एक्सचेंज होता है। अब आखिर ये श्वसन झिल्ली किसकी बनी होती है? तो जो ये श्वसन झिल्ली है, हम कह रहे हैं कि वायुकोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान श्वसन झिल्ली के माध्यम से होता है। अब बात यह आती है कि ये श्वसन झिल्ली किस किस की बनी हुई है। तो देखिए, ये श्वसन झिल्ली में 3 तरह की परतें होती है। 2 तो इसमें रहेगी इस वायुकोशिका की, जैसे ये सबसे बाहर वाली, इसको तो हम कहेंगे वायुकोशिका की उपकला, और इसके अंदर की तरफ रहेगी संयुज्यूतक, और ये हमारी जो केशिका की जो अंतःकंचुक होगा वो इसके अंदर पाया जाएगा। तो जो हमारी श्वसन झिल्ली है, श्वसन झिल्ली 3 स्तरों से निर्मित है। ये जो श्वसन झिल्ली है वो 3 स्तरों से बनी होती है। तो ये देखो, ये सबसे पहली जो झिल्ली है इसको तो हम कहेंगे उपकला, और उपकला के नीचे आधारिकला के रूप में होगी इसका संयोज्यूतक। तो 2 तो ये हो गई, और तीसरी जो ये हमारी केशिका है, ये कैपिलरी है। कैपिलरी केशिका, कैपिलरी के अंदर केवल, कैपिलरी की संरचना में केवल अंतःकंचुक पाया जाता है, अंतःकंचुक, जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम। तो 3 परतें हो गई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी हो गई। ये हो गई एल्वियोलाई की उपकला स्तर, एल्वियोलाई का उपकला स्तर। ये बिल्कुल सरल सल की उपकला होता है, एक ही परत का बना होता है, ये सरल सल की उपकला होता है। दूसरी इसके अंदर परत होती है आधार कला, जो इसके संयोजक होता है। एल्वियोलाई का आधार कला, जिसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो उपकला के ठीक नीचे पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये होगा संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक से बना। और तीसरा होगा हमारी जो केशिका होगी, रुधिर केशिका, उस केशिका का अंतःकंचुक, जिसको हम कह रहे हैं एंडोथीलियम। अंतःकंचुक या इसको अंतः उपकला भी कहते हैं। एंडोथीलियम, एंडो यानी अंदर और थीलियम यानी एपिथेलियल टिश्यू। ये भी सरल सल की उपकला से बना होता है, एक ही परत से बना होता है बिल्कुल। तो इस तरह से ये 2 तो हो गई एल्वियोलाई की, और ये एक हो गई हमारी केशिका की। तो 3 ये परत मिलकर इस तरह से ये तीनों परत मिल रही है, एक उपकला, इसके नीचे संयोजक, और तीसरी जो इसके सटी हुई है हमारी केशिका की अंतःकंचुक या अंतः उपकला, जिसको एंडोथीलियम कह रहे हैं। तो ये तीनों मिलकर हमारी श्वसन झिल्ली का निर्माण करती है, और इसी झिल्ली से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो जाता है। ऑक्सीजन है वो विषण के द्वारा केशिका के जो इसमें रक्त बह रहा है उस रक्त में चली जाती है, और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोशिकाओं में आ जाती है। तो इस तरह से गैसों का आदान प्रदान, यहाँ पर गैसों का विनिमय होगा। तो ये आपको याद रखना है कि श्वसन झिल्ली में 3 परतें पाई जाती है। एक तो एल्वियोलाई का खुद का उपकला पाया जाता है, एल्वियोलाई की आधार कला जो कि संयोजक से बना है, और हमारी जो रुधिर केशिकाएं होती है उसकी अंतः उपकला अर्थात अंतःकंचुक एंडोथीलियम, जिसको कहते हैं, उससे बना हुआ होता है। ये जो केशिका होती है, इसके अलावा जैसे धमनी और शिराएं होती है, तो धमनी और शिरा में तो 3 परतें होती है, जबकि केशिका में केवल एक ही परत होती है, और उसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि इस एल्वियोलाई के अंदर, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर 3 परतों से बनी हुई हमारी श्वसन झिल्ली है, और इस तरह का काम पाई जाती है। अब जो ये एल्वियोलाई है, इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, तो कुछ विशेष बात और करती है। ये हमारी एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है एल्वियोलाई के अंदर। जैसे इसमें कुछ एल्वियोलर सेल्स होती है। ये जो एल्वियोलाई होती है
उसके अंदर एल्वेओलर सेल है। ये जैसे कोशिकाओं से की तरह पाई जाती है, तो इनको हम कहेंगे एल्वेओलर सेल। इस एल्वेओलर सेल के अंदर जो इसका जो भित्ति होगी एल्वेओलाई की, उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम जैसे ये कोशिकाएं हैं तो इनको कहेंगे हम न्यूमोसाइट्स। ये भी इसके अंदर पाई जाती है। और इसका जो संयोजक होगा, नीचे का जो संयोजक होगा, उस संयोजक के अंदर, संयोजक में डस्ट सेल पाई जाएगी। डस्ट सेल जो कि धूल के कणों को या कार्बन के कणों को यहाँ से जमने से बचाती है, उनको हटाती है। तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई की श्वसन झिल्ली पतली होती है, वह स्वहनीय होती है, जो गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक होती है। बस ये विशेषता है कि जो श्वसन झिल्ली है वो काफ़ी पतली होती है, हालांकि 3 परतों की बनी हुई है, लेकिन पतली होती है और स्वहनीय होती है। आराम से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाता है, उसके लिए अनुकूलित होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो एल्वेओलाई है, उस एल्वेओलाई की परत में एक जैसे छिद्र जैसी रचना पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं कुहन के रंध्र। इसको अपन बोलेंगे पोर ऑफ कुहन। मतलब गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, तो वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान जिस जगह से हो रहा है उसको कुहन का रंध्र या पोर्स ऑफ कुहन कहते हैं। तो ये एल्वेओलाई के अंदर पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, कुहन के रंध्र ये बिल्कुल खुले रंध्र नहीं होते हैं। हालांकि ये पतली झिल्ली है, तो वहाँ से जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ से रंध्रों से हो रहा है, तो उस जगह को हम कह रहे हैं कुहन के रंध्र, जो कि ये हमारे एल्वेओलाई के अंदर ही पाए जाते हैं। ये जो कुहन के रंध्र है, ये गैसों के विसरण में सहायक होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि एल्वेओलाई की परत में न्यूमोसाइट्स सेल्स पाई जाती है। न्यूमोसाइट सेल्स ये भी गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है। मतलब एल्वेओलर सेल हो, चाहे न्यूमोसाइटोसिस सेल हो, चाहे ये कुहन के रंध्र हो, ये ऐसी संरचनाएं बनाते हैं एल्वेओलाई में कि अधिक से अधिक गैसों का आदान प्रदान हो सके। इसी तरह से जो एल्वेओलाई की जो भित्ति है में एक लेसिथिन, ये एक फॉस्फोलिपिड है, लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। ये लिपिड है, फॉस्फोलिपिड, देखो लेसिथिन नामक, जो एल्वेओलाई को आपस में चिपकने से बचाता है या पिचकने से बचाता है, ये याद रखिएगा। ये जो लेसिथिन है, ये जो एल्वेओलाई है, ये आपस में पिचके नहीं, तो वहाँ पर ये मदद कौन करेगा? लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड। तो इनको पिचकने से और इनको नुकसान होने से ये बचाएगा लेसिथिन, ये इसका काम रहेगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण जो एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई के जो संयोजक होता है,
आधारी जो कला है संयोजक, उस संयोजक में विशेष प्रकार की, ये जरूर याद रखिएगा, विशेष प्रकार की बक्सकाणु सेल, बक्सकाणु कोशिकाएं जिनको कह रहे हैं मैक्रोफेज, मैक्रोफेज पाई जाती है, जिन्हें डस्ट सेल कहते हैं। रेत कोशिकाएं, डस्ट कोशिकाएं, ये हमारे फेफड़ों में पाई जाती है, याद रखिएगा, डस्ट कोशिकाएं। ये क्या करती है, ये जो श्वसन झिल्ली है, उस श्वसन झिल्ली की सुरक्षा करती है। कैसे, ये श्वसन झिल्ली से मान लीजिए कोई धूल के कण आ गए या कार्बन के कण आ गए या कोई सूक्ष्म जीव आ गया, जीवाणु, तो ये श्वसन झिल्ली से धूल के कण, कार्बन के कण और सूक्ष्म जीवों को हटाती रहती है। तो ये जो डस्ट सेल है, ये उनका, जैसे सूक्ष्म जीव आते हैं तो उनका भक्षण कर जाती है, हटाती रहती है या उनका भक्षण कर लेती है। तो जो धूल के कण या कार्बन के कण आते हैं तो उनको यहाँ से ये डस्ट कोशिकाएं हैं वो हटाती रहती है। जैसे यहाँ जमती है तो ये इनको हटाती रहती है या इनका भक्षण कर लेती है, तो हमारी जो श्वसन झिल्ली है वो सुरक्षित रहती है। लेकिन एक ही होता क्या है कि जो बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान, या जो शहर निवासी लोग हैं, जो बड़ी बड़ी जैसे दिल्ली जयपुर जैसी सिटी के अंदर लोग रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, साधन चलते हैं, तो वहाँ पर कार्बन के कण बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो उनके श्वास के साथ ही कार्बन के कण उनके फेफड़ों में पहुँचते रहते हैं और उनमें जमते रहते हैं। तो धूम्रपान और शहर निवासी जो लोग हैं उनके फेफड़ों में कार्बन के कण जमते रहते हैं, और अब ये डस्ट सेल भी हटाएगी तो कितने को उठाएगी, तो इसकी भी एक निश्चित सीमा होती है। तो ये कार्बन के कण उनके फेफड़ों में जाकर जमने लगते हैं और उनमें फिर दमा का स्थिति या सांस की बीमारी पैदा होने लगती है। तो जब वो डॉक्टर के पास संपर्क करते हैं, उनको जांच करवाते हैं, तो उनके फेफड़ों में, शहर निवासी के लंग्स में काले रंग के दाने दिखाई देते हैं, काले रंग के दाने जैसी रचनाएं दिखाई देती है। तब डॉक्टर कहता है कि आपके फेफड़ों में धूल या ये कार्बन के कण जमे हुए हैं, तो या तो जो बीड़ी सिगरेट या धूम्रपान ज़्यादा करता है उसके कार्बन के कण निश्चित रूप से जमते हैं, या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ या साधन वाले स्थानों पर, शहर में जो लोग रहते हैं वहाँ पर ऐसी स्थिति आती है। तो ये काले रंग के दाने से उसके फेफड़ों में दिखाई देते हैं। तो ये दाने किसके होते हैं, ये जो दाने होते हैं ये एक तो होती है डस्ट सेल, और उस डस्ट सेल के साथ ये कार्बन के कण जम जाते हैं। तो कार्बन के कण जब डस्ट सेल पर जम जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे काले रंग के कुपिकों में काले रंग के दाने दिखाई देते हैं, और जैसे ये अगर डस्ट सेल पर ये जम गया तो इनको हटाने वाला कोई नहीं रहेगा, धीरे धीरे वायु कुपिकाएँ काम करना बंद कर देती है, और श्वसन की जो प्रक्रिया है, श्वसन का आदान प्रदान है, गैसों का आदान प्रदान है, वो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और ये जो गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है वो मंद हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, और ऐसे आदमी फिर दमा या सांस की बीमारी का पेशेंट बन जाता है। तो आज के वीडियो में हमने एल्वेओलाई की संरचना के बारे में पढ़ा है, तो इसको आप देखिएगा, और नेक्स्ट हम श्वसन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर कई बार ये एक शब्द आता है थोरेक्सिक चेम्बर, जिसको हम कहते हैं पसली पिंजरा, वक्सीय पिंजरा। तो हम देखते हैं कि वक्सीय पिंजरा, जैसे हमारी ये रीढ़ की हड्डी है और ये हमारे छाती के आगे हमारी स्टर्नम पाई जा रही है, तो यहाँ
इस तरह से हमारी ये जो पसलियाँ हैं वो जुड़ी हुई रहती है। कुछ पसलियाँ हैं वो इस तरह से जुड़ी रहती है, कुछ फ्री रहती है। तो ये एक पिंजरा बनता है। तो ये जब ये पिंजरा बन रहा है तो इस तरह से इस पिंजरे के अंदर, जैसे ये फेफड़ों को सुरक्षित रखने, हृदय को सुरक्षित रखने या श्वास नली को सुरक्षित रखने के लिए पिंजरा बना हुआ है। तो इस पिंजरे के अंदर हमारे फेफड़े, हमारा हृदय, हमारी जो थाइमस ग्रंथि है या श्वास नली है, भोजन नली है, ये इस तरह से सुरक्षित पाई जाती है। तो ये जो पिंजरा बना हुआ है किसका बना हुआ है? तो हम अगर देखें तो आगे ये जैसे हमारी हंसली की हड्डी, फिर ये एक त्रिकोणीय हड्डी जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम से हमारी ये पसलियाँ जुड़ी हुई होती है और ये पीछे की तरफ जुड़ी हुई होती है हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है कशेरुकदंड। तो इस तरह से ये एक पूरा पिंजरा बनता है। तो ये पिंजरा कैसे बनता है? तो जो हम ऊपर की तरफ देखें तो ये जो पीछे की तरफ ये जा रही है इस तरह से पिंजरा बनाते हुए, तो ये ऊपर की तरफ, ये बीच में खाली जगह होगी, यहाँ पर सारे हमारे कोमल अंग है। तो ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ तो होती है हमारी जो गिरवा, हमारी जो गर्दन है, या जिसको हम कहेंगे हमारी जो गिरवा, और एक क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन उससे बनी होती है। और नीचे की तरफ पाया जाता है हमारा डायफ्राम। तो नीचे की तरफ है डायफ्राम। तो ऊपर की तरफ तो गिरवा और क्लेविकल, नीचे की तरफ डायफ्राम। आगे की तरफ हम देखें अर्थात अधर सतह पर, तो अधर सतह पर होती है हमारी स्टर्नम। स्टर्नम ये है अधर सतह पर। और इसके पीछे की तरफ देखें जहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो इसके पीछे की तरफ जैसे ये स्टर्नम आ गई और पीछे की तरफ है ये, इसको अपन कहेंगे पृष्ठ सतह। पृष्ठ सतह पर पाई जाएगी हमारी वर्टेब्राज। तो वर्टेब्राज या कशेरुकदंड, कशेरुक तो दंड की जो बोन्स है वो पीछे की तरफ पृष्ठ सतह पर पाई जाएगी। और पार्श्व सतह पर होगी जो साइड में पाई जाएगी वो हमारी पाई जाएगी हमारी रिब से। और जो इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल मसल्स। तो इस तरह से ये एक पिंजरा बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अग्र सतह पर हमारा पिंजरा कैसे बनता है? अग्र सतह पर तो होती है इसमें गिरवा व क्लेविकल, और इसके जो पोस्टीरियर सतह नीचे की तरफ उसमें पाया जाता है हमारा डायफ्राम। और अधर सतह पर होती है हमारा जो स्टर्नम है, स्टर्नम। और पृष्ठ सतह पर पाई जाती है हमारे कशेरुकदंड। और पार्श्व में पाई जाती है हमारी पसलियाँ, और जो इसको हम कह रहे हैं अंतरापरसुका पेशियाँ। तो इस तरह से ये हमारे एक थोरेक्सिक चेम्बर का निर्माण कर रही है, जिसके अंदर ये पिंजरा जो बन रहा है उसमें हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारी भोजन नली, रुधिर वाहिनियाँ, थाइमस ग्रंथि भी यही है, थाइमस ग्लैंड, ये सभी सुरक्षित रहती है। मतलब ये चोट को झेल लेता है, इनकी सुरक्षा करने का काम ये थोरेक्सिक चेम्बर या जो ऑक्सी पिंजरा है वो ये काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया विधि। जिन विद्यार्थियों ने, साथियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कमेंट करें। और अगर आपको इसमें कुछ दिख रहा है कि इसमें कुछ सुधार करने की गुंजाइश है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और अन्य साथियों के साथ अपने चैनल के लिंक को शेयर भी करें।